हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन अ बायोली। हम लोग देख रहे थे फिजिक्स का जो चैप्टर 1 था, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से जो वीवीआई क्वेश्चन थी। मैंने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा। आज हम लोग पार्ट 3 से करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर हेल्पफुल साबित होती तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, न्यू विजिटर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है। मोटर गाड़ी जो होती है उसके सामने आप देखेंगे कि वाहन होती है, 3 व्हीकल 4 व्हीकल जो भी होती है, उससे आपने नोटिस किया होगा कि सामने में से फ्रंट मिरर के रूप में रहता है। जैसे ड्राइवर जो होती है सामने से देख सकता है। तो ये जो सामने में जो ग्लासेस लगी होती है, मतलब ये दर्पण जो लगी रहती है, कौन सा दर्पण होता है? तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगी, ये जो दर्पण हो जाएगा उत्तल दर्पण लगी रहती है। आप नोटिस करे होंगे। तो अगर आप कभी उसमें देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि उसमें देखने से सामने की जो पिक्चर होती है वो छोटा हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा तिरछा हो जाता है। आप ट्राई करना देख के। उत्तल दर्पण रहती है। नेक्स्ट है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी काल्पनिक सीधी आवर्तित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु के बिंब की स्थिति कैसी होती है। वस्तु की बिंब की स्थिति जो होती है कैसा होता है, वस्तु की बिंब की स्थिति कैसा हो जाएगा। तो यह जो आंसर हो जाएगी वो हो जाएगा दर्पण और ध्रुव की। यानी कि मैं बात करूंगा, ये दर्पण ध्रुव और उसके फोकस के बीच में वस्तु की स्थिति क्या होती है, बन जाती है। नेक्स्ट है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। एक अवतल दर्पण कहा है इसमें, उसकी फोकस की स्थिति, फोकस की जो बिंब यानी बिंब समझ रहे हैं, वस्तु रखा, वस्तु को बिंब कहा जाता है फिजिक्स में। तो उसकी फोकस और ध्रुव के बीच जो होती है अगर रहे तो प्राप्त प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब देखने में कैसा होगा। तो अवतल दर्पण पे जब ऐसा स्थिति हो कि फोकस और ध्रुव के बीच में रहती है तो वो उसका प्रतिबिंब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आभासी और बड़ा हो जाएगा, यानी काल्पनिक होगी और वो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने पिछली बार भी ये क्वेश्चन किया था, पार्ट 1 पार्ट 2 में शायद थी। कि ये जैसे हम मान लेते हैं कि ये गोलीय दर्पण है और उसकी ये क्या होती है, व्यास होता है। और बीचों बीच जो होती है ये दर्पण को दो भागों में बांटती है। जो इसको किस नाम से जाना जाता है, ये कौन सा दर्पण हो जाती है इस साइड का, ये जो हो जाता है ये अवतल दर्पण हो जाती है। और ये कैसा दर्पण का उदाहरण है, उत्तल दर्पण का उदाहरण है। तो ये बीच की जी ये दूरी हो गई, ये बीच की दूरी होती है फोकस दूरी, और उसकी वक्रता त्रिज्या कैसा होता है। तो फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या जो हो जाती है, वक्रता और त्रिज्या की होती है, फोकस दूरी जो होती है आधी होती है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगी, ये आधी, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ पर वस्तु की, ठीक है, क्वेश्चन क्या 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 कहा है कि कहाँ पर वस्तु स्थिति, कहाँ पर स्थिति होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। वस्तु कहाँ रखें जिसका प्रतिबिंब यानी कि जो छाया होती है ये अवतल दर्पण कहाँ पर बनेगी, तो ये बनेगी फोकस पे बनेगा। कहाँ पे वस्तु को रख दिया जाता है, ये अनंत पे होती है, ठीक है, अनंत। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के फोकस पे बनाएगा। कुछ इस तरह से डायग्राम उसका होता है। अवतल दर्पण हो गई, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका एफ हो गया, फोकस हो गई, और ये आपका सी वक्रता त्रिज्या हो गई, और ये अनंत। जब अनंत से कोई फोकस आता है कोई इस तरह से, अब पढ़ेंगे थ्योरी में, तो कहाँ पे टकराती है, इस तरह से टकराती है। ये हो गया अनंत से वस्तु आने पर। लेकिन क्या कहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब अवतल फोकस पे बनता है, जब फोकस से पर रहे तब वो वस्तु का प्रतिबिंब जस्ट इसका क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, ये अनंत चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है।
ये अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, समांतर किरण पुंज, अब किरण पुंज पढ़े होंगे शुरू में ही चैप्टर में, इंट्रोडक्शन करवाया गया है, इसे तो 8 क्लास से ही करवाई जाती है। ये किरण पुंज कुछ इस तरह से बताया जाता है, इसे कहते हैं समांतर किरण पुंज, जो एक दूसरे के लंबवत जाते हैं, समानांतर रहते हैं। एक किरण पुंज जो होते हैं किसी फोकस से उठ के आता है और एक बिंदु पे क्या होती है, जमा हो जाता है। इस तरह के किरण पुंज एक होते हैं। और एक किरण पुंज जो है वो एक क्षेत्र से, एक किसी पिंड से निकलती है और आगे की तरह ये आगे की तरफ भाग जाती है। अब टॉर्च जो होती है, सर्च लाइट होता है, उसका ये उदाहरण हो जाती है कि एक बिंदु से उत्सर्जित होता है और अनंत में ही जाती है, फैलता जाता है। और ये लेंस का उदाहरण हो जाती है, ये जो होता है लेंस का उदाहरण होती है। आप देखेंगे कि मैग्नीफाइड लेंस जो होती है कुछ इस तरह का होता है। बच्चा में लोग जो बचपना होती है उसमें लोग क्या करता है, सूर्य की रोशनी को इकट्ठा करके एक छोटे से यहाँ पे बिंदु पर किसी कागज हो या कोई ऑब्जेक्ट को जलाने की कोशिश करता है, वो होती है। तो इसमें क्या कहा गया है कि किसके द्वारा बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज जो होता है, समानांतर किरण पुंज मिल जाता है, या तो अवतल दर्पण होगी नहीं तो उत्तल दर्पण है। ये भी कहता है दोनों हो सकती है, इनमें से कोई नहीं हो सकती है। तो यहाँ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये अवतल दर्पण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अवतल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होती है। वस्तु से छोटा और आभासी तो इसमें जो हो जाएगा उत्तल दर्पण का उदाहरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा दर्पण होगा जिससे क्या होगी, प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा किसी वस्तु का। कोई बिंब रखा हुआ है तो आभासी कहने का मतलब ये होती है कि उसका क्या काल्पनिक हमें दिखाई देगा। तो ये कौन सा दर्पण होगी, किस किस दर्पण में ये देखने को मिल सकता है। तो इस यह जो होगा तीनों प्रकार के दर्पण में आभासी देखने को मिल जाती है। परावर्तन का कोण होता है, परावर्तन का कोण जो क्या होती है, इसमें ये पूछा गया परावर्तन का कोण जो होती है कैसा होती है, या हम कह सकते हैं कि आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच की कोण को कहा गया है, या आपतित किरण और दर्पण के सतह के खींचे गए अभिलंब के बीच की कोण कहा गया, कुछ इस तरह से। परावर्तक किरण कहा है, बहुत जगह तो ऐसा कुछ रहता है अपोजिट बना हुआ, कुछ इस तरह से देख लेते हैं। ये है आपतित किरण, है किसी बिंदु स्रोत से आते हुए किरण और वहां पर टकरा के ये क्या हुई, परावर्तित हो गई। मैं इसमें बात करूं तो बीच में जो कोण बनाता है, ये बीच में जो एक लाइनिंग आती है इसे हम कहते हैं अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं इसको। ये जो बनाता है अभिलंब कोण बनाता है। ये जो होता है आई से डिनोट करते हैं इसको, और इसको आर से डिनोट करते हैं। इसमें बस पूछ क्या रहा है, पूछा कि परावर्तन का कोण क्या होती है, परावर्तन का कोण क्या होती है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगी, परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब कोण के बीच को परावर्तन कोण, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है, और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब कोण, ये रहा आपका अभिलंब कोण, इसके बीच को कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। आपतित जो होता है अपवर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 58 का डी हो जाएगी। नेक्स्ट है किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय कौन सा लेंस पसंद करेंगे। बहुत थोड़ा सा नंबरिकल टाइप क्वेश्चन दे दिया है कि किसी शब्दकोश को दिए गए छोटे अक्षर को हमें पढ़ना है। छोटे शब्दकोश है, शब्दकोश यानी डिक्शनरी में या कोई चीज़ है, नियम नहीं डिक्शनरी के इसे फंसाने के लिए क्वेश्चन दिए हैं। किसी भी छोटे चीज को पढ़ने के लिए हमें कौन सा लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको पता है कि जिस व्यक्ति की आँख खराब नेत्र जो होती है अगर डैमेज हो जाता है तो उसके लिए क्या, अगर दूर का नहीं दिखता है तो दूर का वस्तु क्या होती है, छोटा होता है, इस कारण से हमें नहीं दिखता है, तो हम कौन सा लेंस का यूज करेंगे देखने के लिए, या कौन सा दर्पण का यूज कर सकते हैं, तो उसको बड़ा देखना, और बड़ा किस में दिखाएगा, हमें अवतल दर्पण में दिखाएगा। जबकि हमें किसी वस्तु को छोटा करके देखना है और किसी वस्तु को बड़ा दिख रहा है उसको हमें छोटा देखने की कोशिश करनी है, तो कौन सा लेंस का यूज करता है लोग, उत्तल दर्पण का यूज करता है। यहाँ में कह रहा है कि छोटे हैं, छोटा चीज है और उसको हमें क्या करना है,
बड़ा करके देखना है। छोटे को पढ़ने में दिक्कत हो रही तो हमें बड़ा ही करना होगा, यानी स्वाभाविक बातें हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर फोकस दूरी दे दी है तो ये चीज़ सबसे मायने रख रहा है। तब यहाँ पर लेकिन उत्तल लेंस तब हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी के साथ दिया है, उत्तल लेंस हो जाएगी। दर्पण की बात करता तो अलग बातें होती। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी लेंस इसमें किसका अवधारण है? तो आपको पता होनी चाहिए, लेंस जो होते हैं कुल मिला के 6 प्रकार होते हैं। 3 उत्तल का होता है, 3 अवतल का होता है। लेकिन इनमें अवतल और उत्तल का कुछ अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जिसमें पूछा है कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगी, यानी कि उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? डायोप्टर यहाँ पूछा है। लेंस की क्षमता का जो ऐसा मात्रक होती है उसे हम क्या कहते हैं? डायोप्टर कहते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर है, तो इसका डायोप्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 डायोप्टर। ठीक है, आपका सी नंबर आंसर होती है, 5 डायोप्टर हो जाएगी। अगर 20 है तो 4 गुना में। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस की जो मुख्य फोकस होती है, थोड़ा क्वेश्चन टेढ़ा दे रखा है, मुख्य फोकस इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसमें जो होता है सिर्फ और सिर्फ आपका 2 हो जाएगा मुख्य फोकस की संख्या। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन, तो प्रकाश के अपवर्तन हो कहे या प्रकाश के रिफ्लेक्टेड कहे, कुछ भी कहे, आपका कितना रखना है? 2 रखना है। प्रकाश के परावर्तन कहे या अपवर्तन कहे 2 नियम होती है। नेक्स्ट है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? एक दिया उत्तल, दिया है अवतल, दिया है बायफोकल दिया है, तो कौन सा लेंस हो जाएगी इसमें से? तो आपका जो लेंस हो जाएगा वो अवतल हो जाएगा। अवतल जो होगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। लेंस में याद रखना, दर्पण में नहीं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या हो जाएगा? म्यू तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है। इसका जो लिखावट होती है कुछ इस तरह से होता है कि साइन आई बट्टे जो होगी पहला का वो हो जाएगा आपका साइन आर। ये आपका बी नंबर का ऑप्शन है। और इसका जो हो जाएगा जस्ट अपोजिट कर देना है। इसमें कहा है कि साइन आर बट्टे साइन आई। ये जो है आपका क्या मार्क का ऑप्शन है? पहला का ऑप्शन है। तो अपवर्तनांक के माध्यम का जो कोण बनाता है ये म्यू जो बनाती है, बस आपको बस एक चीज़ याद रखनी जब ऐसा हो, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखनी। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। इसके एसनेल के नियम भी कहते हैं। यह जो होता है एसनेल के नियम से भी यही सूत्र अप्लाई की जाती है, तो आपको याद रखना है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम बोर्ड एग्जाम से रिपीटेड है इसीलिए। लेंस के आवर्धन एम बराबर क्या होती है? लेंस के आवर्धन जो होती है वो किसके बराबर इसमें होती है? तो ये भी थोड़ा सा मिसिंग है, इसमें भी थोड़ा रॉन्ग रखा गया है। इसमें आपको क्या रॉन्ग रखा गया है? तो वो ये रखा गया है कि आपको याद रखना है कि ये जो होती है एम बराबर जो होती है, याद रखना है एक चीज़, एम, एम मतलब आवर्धन क्षमता। एम बराबर जो होती है वो हो जाता है भी, पहला ऑप्शन के लिए होना चाहिए था। ये तो ऑब्जेक्टिव में है तो चलेगा। इसका आंसर जो हो जाएगा, मैं आंसर की सिर्फ बात कर लेती हूँ, इसमें डी नंबर ऑप्शन नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा भी बट्टे यू हो जाएगा। ठीक है, भी बट्टे यू हो जाएगा। कहीं कहीं पर H1 H2 भी देता है, यही में आवर्धन में भी H1 देगा नॉमेरिकल क्वेश्चन में, और H2 देगा। ये तब देती है जब आपका किसी एक काल्पनिक कहेगा कि यहाँ पर एक वस्तु की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर दे रखा, और इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो दे देगा 5 सेंटीमीटर का। या हो सकता है कि आपका एक प्रतिबिंब की जो दूरी दे देगा वो 10 सेंटीमीटर 20 कुछ ऐसा दे देता है। तो H1 माना जाता है प्रारंभिक का जो क्वेश्चन फर्स्ट देता है, H2 माना जाता है जो
उसका प्रतिबिंब बन रहा है तब। H1 H2 भी देता है तो आवर्धन का ही देता है, ठीक है, हाइट के लिए। और ऐसे लेंस के आवर्धन के लिए तो मुख्य रूप से ये सूत्र है m = v/u होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है, यानी कि फोकस की दूरी हम कितना तक उसका पावर होती है हम देख सकते हैं। इसका 2 डायोप्टर क्षमता होती है, कहाँ तक देखा जा सकता है। तो जिसमें दो डायोप्टर क्षमता रहती है उसको हम कहाँ तक देख सकते हैं। आपको याद रखना है एक चीज़ और, सामान्य दृष्टि जो होती है वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर सामान्य दृष्टि का, नेत्र की सामान्य दूरी। इसको हम क्या कहते हैं? 1 डायोप्टर कहते हैं। सामान्य दूरी जो होती है 1 डायोप्टर के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? 2 डायोप्टर, यानी 2D है बस। तो बराबर हो जाएगा कितने? 25। ऐसे तो आपका जो हो जाएगा 1 डायोप्टर बराबर 25 है, 2 डायोप्टर बराबर डायरेक्ट जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितने हो जाएगा? ये आपका आंसर जो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब ये मत समझना कि यहाँ पर गुणा में है, इस साइड जाएगी तो भाग हो जाएगा, ऐसी बात है ना। यहाँ 1 डायोप्टर का मान है 25, तो 2 डायोप्टर का मान हो जाएगा 50, इंक्रीज करेगा। तो इससे आपका 67 का आंसर कितने हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाती है, और ये हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट है 1 मीटर फोकस दूरी वाले के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अगर हम 1 मीटर दूरी जो है फोकस दूरी अगर हम करते हैं किसी उत्तल लेंस से करते हैं, उसकी क्षमता कितने डायोप्टर की हो जाएगी? तो इसका जो हो जाएगा 1 मीटर है, ठीक है। अब नोटिस करो 1 मीटर, और 1 मीटर की जो दूरी हो जाती है वो लगभग जो हो जाती है 39 तक चला जाता है 1 मीटर में। 36 36 37 के आसपास रहती है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो उसमें ऐसा कोई ऑप्शन है आपका 1 डायोप्टर के लगभग बराबर रखा जाता है। उत्तल लेंस है तो माइनस में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखेंगे कि एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या हो सकती है? सभी जगह समान मोटाई हो सकता है, बीच की अपेक्षा किनार पर मोटा होती, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होती, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लेंस की बात करेंगे तो आपको पता है कि इस तरह की जो लेंस होती है, ऐसी लेंस, सॉरी ये थोड़ा लेंस का उत्तल लेंस का प्रकार बन गया, अवतल लेंस का प्रकार बन गया है। अगर हम इसमें बात करूं, ये लेंस, ये अवतल लेंस का उदाहरण हो जाता है। लेकिन जब उत्तल लेंस की बात करूंगा तो उत्तल लेंस कुछ इस तरह से बनाती है, यानी कि किनार जो होगा अति पतला हो जाएगी, और बीच का जो एरिया हो क्या कर देगा? ये मोटा कर देता है, बीच के एरिया को मोटा कर देता है। तो ये किस लेंस का? तो ये उत्तल लेंस में क्या हो जाएगी? किनारों की अपेक्षा बीच में क्या हो जाएगी? मोटापा हो जाएगा। न किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, क्या कहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार को का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? जो बीम, बीम बोले तो वस्तु, इसको उत्तल लेंस के सामने, यहाँ लेंस की बात करा है दर्पण की नहीं, कहाँ रखेंगे जो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगी और समान आकार का होगा, वास्तविक भी होगी और समान आकार का भी होगा। तो इसको हम कहाँ रखने से बनेगी? तो यह जो हो जाएगा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर यदि हम रखते हैं तब जाके होगी। अब इसका थ्योरी पढ़ रखे होंगे, ये थोड़ा कर्सर से थोड़ा बनाना मुश्किल है इसीलिए, नहीं तो इसका हम कंप्लीट करके दिखा देते कि ये जो होता है उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता है लेंस का। कुछ आपका इस तरह से बनेगी, लेंस के बीचों बीच जाएगा, प्रतिबिंब को इस तरह से बनाया जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इससे बनाना इसलिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जब ये लेंस बनेगी तो पारदर्शी होनी चाहिए। जो मैग्नीफाइड लेंस जो आजकल के ज्योमेट्री बॉक्स में देता है वो प्लास्टिक का बना रहता है, ये भी संभव है। कांच का तो बना ही रहता है जो प्योर बनता है। जल का भी बनाया जा सकता है कि आप क्या करोगे, एक पॉलीथीन बैग लोगे कुछ इस तरह से, आप पॉलीथीन बैग में पूरा फुल्ली
फ्रेश वाटर डाल दोगे, एकदम फ्रेश वाटर, फ्रेश होनी चाहिए। और इधर से अगर कोई हम रेज छोड़ते हैं ऐसे करके, तो क्या होता है कि ये स्टोर करके एक जगह पे केंद्रित करके यहाँ पे या कहीं पे अपने हिसाब से एडजस्ट करके रोशनी भेजती है। तो ये भी वाटर भी लेंस बनाने के लिए सक्षम है। तो लेंस कौन नहीं बना सकता? अपारदर्शी जी, पारदर्शी सभी लेंस के लिए प्रयुक्त है, अपारदर्शी प्रयुक्त नहीं थे। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगी? मिट्टी हो जाएगा। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश के लंबवत आपतित होता है तो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगी? अपवर्तन कोण क्या हो जाएगी इसमें? तो यह जो अपवर्तन कोण जो होगी 0 डिग्री के बराबर कर देगा। जब भी आपतित और लंबवत कह देता है तो यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की कोणीय विचलन होगा, कोणीय विचलन, अब ये आप माध्यम पढ़े होंगे, कोणीय विचलन जो होती है तो माध्यम से निकाला जाता है, जो कुछ इस तरह से, ये आप पढ़े होंगे थ्योरी तो आपको पता होगी कि अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, मतलब सघन में आते ही, विरल में अभिलंब से दूर रहती है, सघन में आते ही अभिलंब को छोड़ देती है, अभिलंब के करीब हो जाती है। तो मिस्टेक हो रही है ये, जबकि इसको जाना किधर था? इसको जाना कुछ इस दिशा में था, लेकिन इस दिशा में ना जाके ये क्या हुई, ये बीच में एक अभिलंब बनाता है, ये अभिलंब होती है। आना ये इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुई, अभिलंब दिशा में मुड़ गया। जैसे कि फिर ये संघन एरिया में आएगी तो क्या होगी, ये कुछ इस तरह से मुड़ जाती है। तो इस हिसाब से क्या हुई, ये तो रेज इधर आ रहा है आगे की ओर, तो एक यहाँ पर एक आभासी बनता है, और ये आभासी ऊपर सीधा जाती है और ऊपर का एक आभासी बनता है, और बीच में जो ये जो कोण बनाया, यही कोण क्या कहलाती है? कोणीय विचलन कहलाती है। ये दूरी कोणीय विचलन कहलाती है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि आपतन कोण तथा अपवर्तन, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन जो होगी उसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो उसका सूत्र जो हो जाएगा, ये दोनों साइन आई बटे साइन आर, हम नहीं कह सकते हैं, आई माइनस आर हो जाएगी, दोनों कोण के बीच के डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले लंबवत पे पड़ती है, क्या कहा? एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले लंबवत पे पड़ती है तो वह क्या होगा? तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बात किया था कि अगर वो सघन से विरल में जा रही तो लंबवत अभिलंब से दूर हो जाएगी, और नहीं, अगर ये विरल से सघन में जा रही है तो लंबवत के क्या होगी, करीब आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी का आंसर, सॉरी 74 का बी, बिना मुड़े क्या होगी, सीधे आगे की ओर निकल जाएगी। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? मस्त क्वेश्चन है। देखिए, पानी से भरी हुई कम गहराई, आप 8 में एक चीज पढ़ चुके होंगे उत्प्लावल के बारे में, उसमें भी थोड़ा सा जिक्र करा है कुछ ऐसा अपवर्तन के बारे में, कि अगर आप एक कटोरा लेते हैं, उसमें पानी से एक निश्चित दूरी पर आप खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ सब झांकते हैं, तो कटोरा, अगर कटोरा में एक कोई वस्तु, कोई ऐसा वस्तु रख दीजिए जो नीचे दबा रहे हैं, दिख नहीं रहा, लेकिन अगर जैसे इसको पानी आप भर देते हो तो क्या होती है, वस्तु हमें दिखने लगती है, यानी कि वस्तु क्या होता है, हमें ऊपर की उठा हुआ महसूस होने लगती है। तो यही बात यहाँ कहा गया है कि पानी में भरी हुई अब गहराई, चाहे आप नदी में जाके देख लो, नदी का जमीन अगर पानी स्वच्छ है तो नदी का स्थल जो होती है, नीचे की जो होती है, ऊपर उठा हुआ थोड़ा ज़्यादा, मतलब कम पानी समझ में आता है, लगता है थोड़ा सा ही पानी है। बाल्टी में भी सेम स्थिति है। तो ऐसा ही सब किसके कारण होता है? प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये सब किसका है? तो इसका जो ये सब जो हो जाएगी, ये हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तनांक के कारण, तो अपवर्तन के कारण, बस हमेशा याद रखना कि अपवर्तन के कारण ऐसा घटनाएं होती है फिजिक्स के में। जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन क्या होती है? वही बात है अभी जो थोड़ा देर मैंने पहले किया था
कि विरल से सघन हो, सघन से विरल हो, यानी कि हवा से किसी ठोस में घुसे और ठोस से हवा में फिर निकले। तो क्या होगी, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण तब अपवर्तनांक क्या होगा, तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण हो सकती है, या प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने नहीं होने के कारण हो सकती है, या प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, कुछ भी हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगी इसका, इसका जो हो जाएगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण ऐसा में प्रतीत होने लगता है, आभासी महसूस होने लगती है। नेक्स्ट है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोणों में क्या संबंध है। अच्छा क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के दे रखा है। तो यहाँ पर क्या होती है कि अपवर्तन कोण बड़ा होता है और अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है, आपतन कोण क्या हो जाती है, वहाँ पर छोटा पड़ जाता है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह को प्रवेश करते हुए दूसरे अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है तो वो क्या होता है, मुड़ जाता है। आप प्रिज्म पढ़े होंगे, प्रिज्म जो होता है कुछ इस तरह के ठोस ग्लास होती है, त्रिभुजाकार होती है, कुछ ऐसा उसका रहता है बाहरी पृष्ठ बना हुआ। इस तरह से प्रिज्म बनी रहती है। अब इसमें मैं बात करूं तो क्या कहा है कि कोई प्रकाश किरण, अगर इस पे हम श्वेत प्रकाश डालें, एक श्वेत प्रकाश इस पे डालेंगे, कायदे के अनुसार क्या होनी चाहिए, अगर हम सीधा देखेंगे तो क्या होनी चाहिए, ये इस तरह से जानी चाहिए। लेकिन फिजिक्स क्या कहती है कि विरल से सघन में जैसे प्रकाश जाएगा तो क्या होगा, अविलंब से थोड़ा सा क्या होगा, मुड़ जाएगा। और फिर जब सघन में अति विरल ये आएगी तो क्या होगी, ये और मुड़ जाती है। अविलंब जो होता है आगे की ओर निकल जाएगा, ये अविलंब होती है। इसका ये होना चाहिए था, ये ना जाकर ये आगे की ओर, और यहाँ पर एक कोण, ये कोण क्रिएट कर देता है। तो ये कहता है कि जब प्रकाश ये प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती है और दूसरे अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है तब वो मुड़ जाती है। आखिर क्यों, क्या रीजन है वहाँ पे, तो वह जो है इसमें जो हो जाता है प्रिज्म के, वो कहाँ मुड़ती है, तो प्रिज्म के आधार की ओर। आधार मतलब उसकी सतह की ओर, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बात किया था, सतह यानी कि नीचे की ओर मुड़ जाती है वो। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बी नंबर आपका आंसर है कि नीचे की तरफ वो मुड़ जाती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें की लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जो मीटिंग करता है वो कहाँ पे होता है, तो प्रतिबिंब बिंदु पे होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा देर पहले मैंने बात किया था। पारदर्शी होती है वो लेंस बना सकता है, पारदर्शी नहीं बना सकती है। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, वास्तविक जो प्रतिबिंब बनाएगा कौन सी वस्तु इसमें बनाएगी, तो आपका आंसर जो हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगी, वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है। अब वीडियो में यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, फिर हम पार्ट 4 की, आप पार्ट 4 के लिए वेट कीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है। तो मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक बने रहिए। बाय, सर, थैंक यू।